हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में इफ़ेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कैसे इफ़ेक्ट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर होते हैं। क्लियर? किसका इफेक्ट पड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का एंड वाटर एक्टिविटी का। ठीक है, अभी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या होता है, वाटर एक्टिविटी क्या होता है, ये अभी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक क्या आज? इफेक्ट्स ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एंड वाटर एक्टिविटी ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ऑन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दोनों जो पैरामीटर्स हैं उनका क्या इफेक्ट होगा, वही हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले कि क्या इफेक्ट होता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का, वाटर एक्टिविटी का, और ये होती क्या है। ठीक है, हमें समझना होगा इफेक्ट पड़ेगा क्यों। चाहे कोई भी फिजिकल फैक्टर हो, चाहे पीएच हो, चाहे टेम्परेचर हो। ठीक है, इन सब का इफेक्ट, ये सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, चाहे फिजिकल पैरामीटर हो, चाहे केमिकल पैरामीटर हो, तो इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट क्यों पड़ता है? बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, उसके अंदर कई सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं। क्लियर? वो एनवायरनमेंट से एक्सचेंज करेगा सब्सटेंसेस का। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो उसका इफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर भी पड़ेगा। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और वाटर एक्टिविटी का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इन दोनों को समझने के लिए इनका कैसे इफेक्ट हो रहा है, हमें ये बात समझनी होगी कि जो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लेट हमारा बॉक्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो किसी ना किसी एनवायरनमेंट में रह रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर? तो ये हमारे बिग बॉक्स जो है ये एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज लेके आऊँ, ठीक है, मैं एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज लेके आऊँ अगर, तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? उसका इफेक्ट इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर पड़ेगा। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और वाटर एक्टिविटी की, तो हम इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है? बिकॉज ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एनवायरनमेंट से कैसे सेपरेटेड है। ठीक है, ये हमारा एनवायरनमेंट, ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ये सेपरेटेड है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये सेपरेटेड है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या कैसी होती है बच्चा? ये सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब क्या हुआ इस बात का कि एनवायरनमेंट में लेट कोई भी सब्सटेंस है, एनवायरनमेंट में ये हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, और ऐसे हमारे सब्सटेंसेस कहाँ प्रेजेंट है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो इन सब्सटेंसेस का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें बाहर से अंदर आएंगी और कुछ चीज़ें अंदर से बाहर जाएंगी। ठीक है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो सॉल्यूट है। क्लियर? तो अब अगर मैं बाहर चेंज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा रहेगा? एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, एक तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट में रह रहा है। तो अगर बाहर बाहर कुछ चेंज करेंगे हम किसी इस पैरामीटर में, चाहे सॉल्यूट कंसंट्रेशन में, चाहे वाटर एक्टिविटी में, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर पड़ेगा। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस का चेंज होगा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू फिर। क्लियर? तो हम देखते हैं कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वाटर एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, फिर उस इन पैरामीटर्स को चेंज करने पे क्या चेंजेस आएंगे, फिर हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और वाटर एक्टिविटी, ठीक है, इन दो पैरामीटर्स के रिगार्डिंग हमें उस चेंज को स्टडी करना है। ठीक है, तो इतना हम समझ गए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट है। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, जैसे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में चेंज या फिर वाटर एक्टिविटी में चेंज, उसका इफेक्ट इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर पड़ेगा। ठीक है, अब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती क्या है कि लेट कोई भी सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, पर हम सॉल्यूशन से समझते हैं। क्लियर? कोई भी हमारा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, सबको पता होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक होगा हमारा सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मैं वाटर भी कह सकता हूँ, क्योंकि हम लिविंग बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, मोस्टली जो सॉल्वेंट होता है उसमें वाटर कंपोनेंट होता ही है, मेजर कंपोनेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है जो अक्सर वाटर होता है। ठीक है, तो क्या होगा, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, जितना सॉल्यूट होगा, तो मैं कहूँगा वो क्या है, वो उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज इट्स ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन का ज़्यादा है तो मतलब उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर सॉल्यूट किसी एनवायरनमेंट में कम है तो मतलब उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी कम है उस सॉल्यूशन की। ठीक है, अब वो सॉल्यूशन एनवायरनमेंट में भी हो सकता है या फिर सेल के अंदर भी हो सकता है, यानी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, वाटर एक्टिविटी क्या होता है?
वाटर एक्टिविटी इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे हमने सॉल्यूट को कंसिडर कर लिया, ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूट ज़्यादा बता रहे हैं कि सॉल्यूट ज़्यादा है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि सॉल्वेंट कम होगा, यानी वाटर कम होगा, ठीक है। तो अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है, तो उसके अंदर, उसी एनवायरनमेंट के अंदर वाटर जो है, जो सॉल्वेंट है जिसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि रिलेटिवली हम बात कर रहे हैं। तो यानी उसकी वाटर एक्टिविटी भी कम होगी, ठीक है। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और वाटर एक्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, इनवर्सली रिलेटेड है। क्लियर? तो अब जो हमने समझ लिया कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या है और वाटर एक्टिविटी क्या है, ठीक है, और इनमें अगर चेंजेस आएंगे, ठीक है, एनवायरनमेंट में चेंज आएंगे, तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सर्टेन चेंजेस आएंगे। क्यों? बिकॉज वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड एनवायरनमेंट से जो कुछ सब्सटेंसेस को पास होने देगी, ठीक है। इम्परमेबल नहीं है वो मेम्ब्रेन, परमेबल है, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स का ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। वेट अ बिट, ठीक है, 3 टाइप्स का ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस देखते हैं हम कि 3 टाइप के सॉल्यूशंस प्रेजेंट हो सकते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, और यही जो एस्पेक्ट है ये वाटर एक्टिविटी में बैठेगा, ठीक है। अभी बताते कैसे कि लेट हमारे पास ये 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या इन चीज़ का कि अगर एनवायरनमेंट में, लेट ही हमारा जो बॉक्स शो कर रखा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तीनों एनवायरनमेंट में अगर आपकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, अगर आपकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म है सेल का, ठीक है, उसकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है, और वाटर भी इसलिए इक्वल होगा बिकॉज एक सॉल्यूशन में जो कंपोजिशन है वो इक्वल है, ठीक है, आइसोटोनिक यानी समान है एक दूसरे के, आइसो, ठीक है। तो जैसा एनवायरनमेंट में है वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर है। क्लियर? तो क्या होगा, कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, कोई भी एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो दोनों जगह ही समान है। क्लियर? अब क्या होगा, अब हम 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करेंगे कि अगर मैं इस एनवायरनमेंट में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दूं, ठीक है, एनवायरनमेंट में मैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दूं, तो उस एनवायरनमेंट में वाटर जो है, ठीक है, अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूट ज़्यादा है तो वाटर कम है, ठीक है। तो यानी उस एनवायरनमेंट की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर एक्टिविटी, AW से डिनोट करें, वाटर एक्टिविटी कम है, ठीक है। तो आपके दोनों चीज़, क्योंकि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और वाटर एक्टिविटी एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन इनका इफेक्ट एक ही होगा, ठीक है। तो हम इनके इफेक्ट अलग अलग नहीं पढ़ रहे हैं, एक ही बात है वो। तो एक किसी एनवायरनमेंट में सॉल्यूट ज़्यादा है यानी वाटर एक्टिविटी, वाटर कम है, ठीक है, सॉल्यूट ज़्यादा है मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर कम है यानी वाटर एक्टिविटी कम है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे इसका अपोजिट होगा, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सॉल्यूट कम है, वाटर ज़्यादा है, ठीक है, यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम है और वाटर एक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपको किस पर फोकस करना है, आपको वाटर पे फोकस करना है, ठीक है। जहाँ भी वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है, वो वहाँ से फ्लो करेगा किस जगह में, जहाँ पे वाटर कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर वाटर ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर जो है सेल के अंदर ज़्यादा है, यहाँ पर जो वाटर है वो सेल के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। तो वाटर कहाँ फ्लो कर गया, वाटर बाहर फ्लो कर गया सेल के, ठीक है। उसका भी हम इफेक्ट देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि सेल के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा इन सब चीज़ों का, ठीक है, उसके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कैसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। क्लियर? तो हमने आइसोटोनिक देख लिया, आइसोटोनिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज आइसो सेम कंडीशंस है, सेल के बाहर भी सेल के अंदर भी, ठीक है। हाइपरटोनिक में क्या होगा, हाइपरटोनिक में एनवायरनमेंट में जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कम है। सॉल्यूट, अब आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, सब अपने आप, ये आपको चारों कंडीशंस में ध्यान रखनी, आपको सिर्फ सॉल्यूट ध्यान रखना है, हाइपर यानी बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। एनवायरनमेंट में हम बात कर रहे हैं सब चीज़ें, ठीक है। एनवायरनमेंट अगर हाइपरटोनिक है तो सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है वाटर कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और वाटर कम है तो वाटर एक्टिविटी कम है। क्लियर? इसकी अपोजिट सिचुएशन कहाँ होगी, सेल के अंदर होगी, सेल के अंदर सॉल्यूट कम है यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम है, वाटर ज़्यादा है, वाटर एक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो वाटर कहाँ से फ्लो करेगा, सेल के अंदर से बाहर फ्लो करेगा, ठीक।
तो यहाँ पर हमारी दो कंडीशंस हो गई। अब तीसरी की हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, बाहर सॉल्यूट कम होगा। बाहर अगर सॉल्यूट कम है तो वाटर ज़्यादा होगा। ठीक है, सॉल्यूट कम है यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम है। सॉल्यूट कम है यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हमारी कम है एनवायरनमेंट की। ठीक है, और वाटर एक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, सेल की यही बात करेंगे तो सेल के अंदर क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। सॉल्यूट कम होगा तो ऑस्मोटिक सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, और वाटर कम होगा तो वाटर एक्टिविटी कम होगी। ठीक, तो वाटर हमने कहा आपको किस पे फोकस करना है, आपको वाटर पे फोकस करना है। वाटर कहाँ ज़्यादा है, वाटर बाहर ज़्यादा है। ठीक है, तो और अंदर कम है, तो वाटर कहाँ कैसे बहेगा, बाहर से अंदर। ठीक है, यानी एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो हमारे तीनों टाइप के सॉल्यूशंस हमने पढ़ लिए। क्लियर कि ये तीन ही कंडीशन हो सकती हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, और इन तीनों कंडीशन को हम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के थ्रू भी रिलेट कर सकते हैं और वाटर एक्टिविटी के थ्रू भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आइसोटोनिक तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आइसोटोनिक में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वो कंफर्टेबल जोन है। हम बात करते हैं उन दो एक्सट्रीम कंडीशंस की। ठीक है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो देख लेते हैं, अगर हाइपोटोनिक कंडीशन है तो हमें पता है बाहर जो सॉल्यूट है वो कम है, वाटर ज़्यादा है, तो बाहर से वाटर अंदर बहेगा सेल के। ठीक है, तो वाटर सेल के अंदर आएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है कि अगर ये वाटर सेल के अंदर आता जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल अल्टीमेटली बर्स्ट कर जाएगा, यानी सेल डाई कर जाएगा। अब सेल ये तो बुरी बात हो गई सेल के लिए। ठीक है, चाहे सेल है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या करेगा, वो चीज़ को प्रिवेंट करेगा। कैसे प्रिवेंट करेगा, वही हमें पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, क्या क्या वो मैकेनिज्म अप्लाई करता है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जो है तरीके अप्लाई करते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर इसे प्रिवेंट करना है, सबसे पहले हमें देखना होगा अगर इसे प्रिवेंट करना है तो इसे करना क्या चाहिए। ठीक है, अब आपको हमने पढ़ा था कि लेट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये एनवायरनमेंट है, तो ये वाटर अंदर क्यों बह रहा है। ठीक है, क्योंकि बाहर वाटर ज़्यादा है ना, बाहर वाटर ज़्यादा है और अंदर कम है। तो अगर हम किसी तरह अंदर के वाटर को ज़्यादा कर दें, अगर हम किसी तरह, इससे लिखता हूँ, अगर हम किसी तरह अंदर के वाटर को इंक्रीज़ कर दें, मतलब वो कैसे करेंगे, हम सॉल्यूट को डिक्रीज़ करके, है नहीं, मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को डिक्रीज करके, एवरेज को ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रिड्यूस करके हम सॉल्यूट रिड्यूस कर रहे हैं, यानी वाटर इंक्रीज कर रहे हैं सेल के अंदर। ठीक है, और अगर वाटर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या, वाटर क्यों बह रहा था बाहर से अंदर, बिकॉज बाहर वाटर ज़्यादा था अंदर कम था। ठीक है, तो अब जब हमने अंदर इंक्रीज कर दिया तो इन्फ्लक्स जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, वो उतना ज़्यादा नहीं होगा कि सेल को हार्म कर सके। ठीक है, तो यही इसका मेन मोटिव है हाइपोटोनिक कंडीशन से बचने का, कि जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, उसे रिड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, तो हमने उसे रिड्यूस करेंगे। अब कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उस चीज़ को, बाय द यूज़ ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज़ कोई भी ऐसा सॉल्यूट हो गया। ठीक है, अच्छा, इंक्लूजन बॉडीज़ की हम बात करें। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज़ क्या है कि लेट ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके अंदर अब क्या होगा, इसके अंदर सर्टेन बॉडीज़ होंगी जिसमें हम सॉल्यूट को भेज देंगे। ठीक है, लेट ये सॉल्यूट यहाँ पर प्रेजेंट था। ठीक है, ये सॉल्यूट यहाँ प्रेजेंट था। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में काउंट हो रहा है। अब हमने इन्हें इंक्लूजन बॉडीज़ में सेंड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस साइटोप्लाज्म में तो कम हो गया ना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, तो वही बात है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम हो गई तो वाटर अंदर फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या हो सकता है, यहाँ पर तो हमने वाटर के फ्लो को रोक दिया। ठीक, दूसरा मेथड सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या बनाते हैं कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर सर्टेन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें सर्टेन चैनल्स प्रेजेंट हैं। अब क्या होगा, लेट इसमें पहले कंडीशन में तो वाटर को उन्होंने आने से ही रोक दिया। ठीक है, इन्फ्लक्स से प्रिवेंट कर दिया। दूसरी कंडीशन में क्या किया इन्होंने कि लेट बाहर से वाटर एंटर कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियल ज़्यादा है बाहर वाटर का, बाहर वाटर एंटर किया, बट जब अंदर ज़्यादा वाटर बढ़ने लग गया, ठीक है, जब भी ज़्यादा होने लग गया वाटर, तो अब ये वाटर क्या होगा, वाटर बाहर चला जाएगा। जो एक्सेस वाटर है वो इन चैनल्स के थ्रू बाहर चला जाएगा और सेल बर्स्ट होने से बच जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक्सेस वाटर को रिमूव करवा दिया। ठीक है, ये मेथड कौन यूज़ करते हैं, ये मेथड बैक्टीरिया और आर्के यूज़ करते हैं। ठीक है, और इन दरवाजे का क्या नाम है, जो ये दरवाजे यूज़ किया जिसके थ्रू एक्सेस वाटर बाहर भेजा है, इन्हें हम कहते हैं
मैकेनो सेंसिटिव चैनल, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होंगे और एस्केप वॉल्व की तरह काम करें, यानी एक्स्ट्रा वाटर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है जो प्रोटिस्ट यूज़ करता है, ठीक है, ये सेम सिमिलर है, सिंपली हम एक्सेस वाटर को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, बट प्रोटिस्ट की बात करें, प्रोटिस्ट में ये मैकेनो सेंसिटिव चैनल्स नहीं होते, ठीक है, यहाँ पर ये यूज़ करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को। तो वही सेम मैकेनिज्म है कि वाटर तो आएगा अंदर बट एक्सेस नहीं हो पाएगी, बिकॉज ये उन्हें बाहर भेज देगा, ठीक है, एक्सेस वाटर को। तो ये इफेक्ट पड़ता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है। और फिर उससे बचने के लिए क्या माइक्रो मैकेनिज्म यूज़ करते हैं वो भी हमने स्टडी कर ली। अब हम बात करते हैं बच्चा हाइपरटोनिक कंडीशंस की। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी हाइपरटोनिक कंडीशन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, किसी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो क्या होगा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होने से? यानी बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, ठीक है, ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, ये हमारा एनवायरनमेंट हुआ, ठीक है, बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, हाइपरटोनिक है, यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, वाटर एक्टिविटी इन्वर्सली रिलेटेड होता है, वाटर एक्टिविटी कम है, वाटर कम है अंदर, ठीक है, सॉरी बाहर, और सेल के अंदर इसका अपोजिट होगा, यानी सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें पता है वाटर कैसे बहता है, ज़्यादा से कम के और, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बहेगा, ठीक। तो वाटर अंदर से बाहर बहने की कोशिश करेगा, ठीक है, अंदर से बाहर बहेगा, तो क्या होता है, वाटर विल फ्लो आउट हाइपरटोनिक में, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सबसे आउटर में सेल वॉल प्रेजेंट होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजुअली, ठीक, उसके अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन किसकी बाउंड्री है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा, ठीक है, जिसका एक मेन कंपोनेंट क्या है, जिसका एक मेन कंपोनेंट वाटर है, ठीक है। और अगर मैं इस वाटर को, अगर वाटर बाहर जाता रहेगा, ठीक है, अगर वाटर बाहर जाता रहेगा तो क्या होगा, इस जो साइटोप्लाज्म है ये कम होता रहेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म कम होगा तो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक होने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी, दूर जाने लगेगी सेल वॉल से, ठीक है, ऐसी कंडीशन आने लगेगी जैसे इसमें शो की है ये वाली कंडीशन, ठीक है, हाइपरटोनिक में। अब इसमें क्या हुआ, H2 सारा बाहर निकल गया, साइटोप्लाज्म में से जो वाटर है वो कंटेंट बाहर निकल गया एनवायरनमेंट में, तो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई, ठीक है, सिकुड़ गई, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, और साथ में डिहाइड्रेशन हो रहा है, क्योंकि वाटर कम हो गया, और वाटर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोकेमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। तो क्या होगा, अल्टीमेटली सेल डैमेज हो जाएगा, ठीक है, सेल क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, और प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो अब इससे बचने के लिए क्या कर सकता है सेल? इससे अब ये हो क्यों रहा था, हमें देखना होगा हो क्यों रहा था ये, बिकॉज अंदर वाटर ज़्यादा था, बाहर कम था, ठीक है। तो अगर हम किसी तरह जो अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा देंगे तो वाटर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है, अगर सॉल्यूट हम बढ़ा देंगे तो वाटर कम हो जाएगा, क्लियर। तो हमें क्या करना है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है, ठीक है, हमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना। अभी हम कैसे कर सकते हैं, यानी हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे, ठीक है, या तो हम सॉल्यूट को सिंथेसाइज करेंगे, या फिर जो सॉल्यूट बाहर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसे अपटेक कर लेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो वाटर एक्टिविटी और अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये इस चीज़ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके अपनाते हैं, जैसे कि जो ये सॉल्यूट्स इंक्रीज करते हैं अपने अंदर, जिससे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ये उन सॉल्यूट्स को हम कहते हैं कंपैटिबल सॉल्यूट्स, ठीक है। क्यों कंपैटिबल सॉल्यूट्स कहते हैं? अगर एक सॉल्यूट ऐसा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज तो कर रहा है अपने अंदर, ठीक है, लेकिन वो उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के साथ, उसकी ग्रोथ के साथ हैम्पर करेगा, मतलब उसे उसमें बाधा डालेगा, ठीक है, तो सेल के लिए बेकार है, क्लियर। तो उसे ऐसे सॉल्यूट यूज़ करना है जो कंपैटिबल हो, जो इंटरफेयर नहीं करें किसके साथ, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड ग्रोथ के साथ, ठीक है। तो क्योंकि हमें ऑब्वियसली बात है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है, तो सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वे कंपैटिबल होने चाहिए, हार्म नहीं करने चाहिए सेल को, क्लियर। अब वे क्या हो सकते हैं, अब सेल इन्हें सिंथेसाइज भी कर सकता है अपने अंदर, या फिर बाहर से अपटेक भी कर सकता है, ठीक है, जैसे कोलिन हुआ, प्रोलीन हुआ, ग्लूटामिक एसिड, पोटेशियम आयंस, ठीक है, सब क्या है, सब सॉल्यूट है, क्लियर। ऐसे ही फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट और फंजाई क्या यूज़ करते हैं, वे सक्रोज को यूज़ करते हैं,
सुक्रोज को, ठीक है। पॉलीओल्स को, पॉलीओल्स में क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, एराबिटॉल, ग्लिसरॉल, मैनिटॉल। तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं अंदर, ठीक है, ताकि वाटर एक्टिविटी कम हो जाए और वाटर बाहर नहीं बहे, डिहाइड्रेशन ना हो सेल का, ठीक है। अब हमारा मेन जो था तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ठीक है, ये सब हो गया। अब हम क्या बात करते हैं कि हाइपरटोनिक में ही कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है, कुछ एक्सट्रीम, बिकॉज हाइपरटोनिक में भी एक लेवल तक की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अडेप्ट कर सकता है, ठीक है, एक लेवल तक अडेप्ट कर सकता है। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन में भी वो कर जाता है सर्वाइव, ठीक है। और यहाँ पर जो सॉल्यूट काउंट कर रहे हैं वो सॉल्यूट कैसा है, स्पेसिफिकली क्या नेचर है उसका, वो एक सॉल्ट है, ठीक है। यानी एनवायरनमेंट के अंदर एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिट, ये हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये हमारा एनवायरनमेंट है और ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पर साल्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा साल्ट, एक्सट्रीम साल्ट है, कि यूजुअली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक लिमिट तक ही हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस को सह सकता है, ठीक है। कुछ केसेस बहुत एक्सट्रीम होता है जिसमें और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ गिने चुने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो हम इन्हें कहते हैं एक्सट्रीम हाइपरटोनिक कंडीशंस, क्लियर, जिसमें जो सॉल्यूट है वो बहुत ही ज़्यादा है एनवायरनमेंट के अंदर। और वो सॉल्यूट किस फॉर्म में है, वो सॉल्यूट आपका, जो अगर हम हेलोफाइल्स की बात करें, वो सॉल्यूट आपका सॉल्ट की फॉर्म में है, ठीक है, चाहे वो NaCl हो, चाहे वो कोई दूसरा सॉल्ट हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो कैटेगरीज स्टडी करेंगे। यहाँ पर दो कैटेगरीज कौन सी हैं, एक तो हेलोफाइल्स, ठीक है, एक एक्सट्रीम हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स कैसे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं कि जहाँ पर किसी भी कोई भी सॉल्ट हो, चाहे NaCl हो, उसकी कंसनट्रेशन लगभग 0.2 मोलर हो, ठीक है, इससे ऊपर नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लगभग, लेकिन लगभग इतना ही 0.2 मोलर, ठीक है, कि इनकी भी एक लिमिट है, क्लियर। और एक्सट्रीम हेलोफाइल्स जो होंगे वो कैसे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, वो इससे भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड एनवायरनमेंट में, इससे भी ज़्यादा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ठीक है। कितना, बिटवीन 2 मोलर टू 6.2 मोलर, ठीक है। इवन सेचुरेशन तक लिखा है, देखो सेचुरेशन यानी उसके अंदर और सॉल्ट ऐड ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमली हेलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब हम क्या सोचते हैं, अब हमारा नॉर्मल चीज़ क्या होगा, थिंकिंग लेवल, कि आइसोटोनिक जो होता है, आइसोटोनिक सेल के लिए कंफर्टेबल जोन है, ठीक है, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट सेल के लिए कंफर्टेबल जोन है, ठीक है। जबकि जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है वो एक्सट्रीम कंडीशन है, यानी सेल को मुशक्कत करनी पड़ रही है, सेल को अलग मैकेनिज्म यूज़ करने पड़ रहे हैं, ठीक है। जो जो एनर्जी वो अपने नॉर्मल प्रोसेस में लगा सकता था, ठीक है, उसे अब इन एक्स्ट्रा प्रोसेस में लगानी पड़ रही है, एक्स्ट्रा हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो हम हमारा नॉर्मल थिंकिंग क्या होगी कि अगर मैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठाकर यहाँ से किसी दूसरे एनवायरनमेंट में रख दूँ, ठीक है, किसी दूसरे एनवायरनमेंट में रख दूँ जिसके अंदर जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन है वो कम है, ठीक है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन है वो कम है, तो ये तो उसके लिए अच्छी बात होगी, ठीक है। बट ये इन हेलोफाइल्स के केस में नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज अब इस एक्सट्रीमली हेलोफिलिक कंडीशन में, यानी एक्सट्रीमली हाइपरटोनिक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ये इस तरीके से अडेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। बिकॉज बाहर अगर लेट सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, बाहर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हाइपरटोनिक कंडीशन है, तो क्या होगा, अंदर का वाटर बाहर जा सकता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अंदर पोटेशियम को बहुत सारा एक्यूमुलेट कर लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोटेशियम को एक्यूमुलेट कर लिया, क्लियर। ये एडप्ट, और इस पोटेशियम को एक्यूमुलेट करने के बाद इनकी जो मशीनरी है, सेल की मशीनरी, वो इस तरह से अडेप्ट कर गई कि अगर मैं इसे उठाकर इस सेल को कहीं और रख दूं, ठीक है, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में कि जहाँ पर जो इतना हाइपरटोनिक नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात क्या होगा कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, सॉल्यूट का एक्सचेंज होगा और अल्टीमेटली पोटेशियम जो कंसंट्रेशन है वो अंदर रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज एक्सचेंज हो तब भी अगर हम इसे किसी लेस हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रख देते हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर ये पोटेशियम हम कहेंगे तो क्या होगा, भाई पोटेशियम इसका बाहर चला गया ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, अंदर सॉल्यूट कम हो गया, पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम हो गई, ठीक है, लेकिन नहीं, इन्हें नुकसान होगा उससे, ठीक है। जो एक्सट्रीमली हेलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इस तरह से अडप्ट कर चुके हैं ग्रो करने के लिए कि इन्होंने अपनी इकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर दी है, कि अभी ये सिर्फ इसी एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं।
इनके राइबोसोम्स, इनकी सेल वॉल, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इनमें जो भी इनके ऑर्गेनेलीज हैं वो इस तरह से अडेप्ट कर चुकी हैं कि इन्हें वो हाई लेवल ऑफ पोटेशियम चाहिए, ठीक है, इन्हें मतलब हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेल के अंदर चाहिए, ठीक है। और वो कम हो गई तो ये जो सेल है वो स्टेबिलिटी लूज कर देगा, ठीक है। तो ये हमने एक्सट्रीम हाइपरटोनिक कंडीशंस की भी बात कर ली, किस रिगार्डिंग हेलोफाइल्स में और एक्सट्रीम हेलोफाइल्स में, ठीक है। हमारा टॉपिक हो गया। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, हम जल्दी से एक समरी ले लेते हैं जो भी हम सब पढ़ा है हमने, ठीक है। तो ऑस्मोटिक जो हमने बात करी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वाटर एक्टिविटी, है ना, ये हमने स्टडी किया। तो हमने बात करी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो एनवायरनमेंट से सेपरेटेड होगा बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इंट्रैक्शन होगा एनवायरनमेंट से। अगर एनवायरनमेंट में हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं, यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, चाहे उसे डिक्रीज करता है, क्योंकि चेंज की बात की गई है, ठीक है। अब चेंज दोनों साइड में, दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज में भी और डिक्रीज में भी, ठीक है। दोनों का इफेक्ट आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, जो हमने पढ़ा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, क्लियर। ऐसी वाटर एक्टिविटी की बात करी कि वाटर एक्टिविटी क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है किससे, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से, ठीक है। वाटर एक्टिविटी यानी वाटर कितना प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। यहाँ हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट से काउंट करवा रहे हैं हम दोनों चीज़ें, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी और वाटर एक्टिविटी भी, ठीक है। तो उस बेसिस पर हमने 3 सॉल्यूशंस बांटे, एक तो होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन और एक होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज सॉल्यूट कंसंट्रेशन बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जितनी है उतनी ही इनसाइड है, ठीक है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो कोई ऐसा खास एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले हमने हाइपोटोनिक पढ़ा था, है ना। हाइपोटोनिक में क्या होगा कि बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, बाहर कम है सेल के अंदर ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि बाहर जो है सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, यानी वाटर एक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, तो बाहर से वाटर अंदर बहने की कोशिश करेगा, वाटर एंटर करेगा, और अगर उस वाटर को एंटर करने से नहीं रोका गया तो सेल बर्स्ट कर जाएगा। अब उसके सर्टेन मैकेनिज्म हमने स्टडी किए थे, ठीक है, कि वाटर को अंदर आने से कैसे रोका जाए, ठीक है, कि या तो जो अंदर सर्टेन चैनल्स खोले जाएँ, ठीक है, ऐसे सर्टेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ऐसे दरवाजे हैं, ठीक है, जिनके थ्रू एक्सेस वाटर को रिमूव कर दिया गया, क्लियर। प्रोटिस्टा के केस में जो है हमने कॉन्ट्रैक्टर वैक्यूल्स को यूज़ किया जिससे हमने एक्सेस वाटर को रिमूव कर दिया, या फिर हमने इंक्लूजन बॉडीज़ को यूज़ किया कि सेल के अंदर अगर हम साइटोप्लाज्म में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, तो कैसे, इंक्लूजन बॉडीज़ के अंदर उन सॉल्यूट को सेंड करके, ठीक है, तो क्या होगा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, वाटर एक्टिविटी बढ़ गई, तो एक्सचेंज नहीं होगा उतना, क्लियर। हाइपरटोनिक कंडीशंस में हमने क्या बात करी कि बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है अंदर कम है, बाहर ज़्यादा होगा तो यानी बाहर वाटर कम है और अंदर ज़्यादा है, तो अंदर से बाहर वाटर मतलब बाहर अंदर से जो वाटर है वो बाहर देने की कोशिश करेगा, इससे क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस देखने को मिलेगी हमें और डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो सेल के लिए डेंजरस है। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए सेल क्या करेगा, वो अंदर की साइटोप्लाज्म की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। वो कैसे, कुछ सॉल्यूट्स ऐड करके, ये सॉल्यूट्स कंपैटिबल होने चाहिए, ठीक है, ताकि ये इंटरफेयर ना करें नॉर्मल सेल फंक्शंस के साथ। और ये क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये जो आपके सॉल्यूट्स हैं ये अपटेक भी किए जा सकते हैं, यानी ये सिंथेसाइज भी किए जा सकते हैं सेल के अंदर और बाहर से उठाए भी जा सकते हैं, अपटेक भी किए जा सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं, कोलिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, ठीक, ग्लिसरॉल, मैनिटॉल, सक्रोज, ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फिर हमने एक्सट्रीम हेलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करी, ठीक है, कि जिसमें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करते, सिर्फ कुछ गिने चुने करते हैं, और वो गिने चुने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा अडेप्ट हो चुके हैं कि अगर वे उस एनवायरनमेंट से निकाल दिए गए तो वे और किसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर भी नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर हमने हेलोफाइल्स और एक्सट्रीम हेलोफाइल्स को पढ़ा। हेलोफाइल्स में 0.2 मोलर कंसंट्रेशन में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, और हेलोफाइल्स यानी सॉल्ट की बात करें कि हाई ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, तो सॉल्यूट किस फॉर्म में, सॉल्ट की फॉर्म में, ठीक है। जबकि एक्सट्रीमली हेलोफिलिक और भी ज़्यादा हायर सॉल्ट की कंसंट्रेशन में रहते हैं, क्लियर, 4 to 7 मोलर। तो इससे बचने के लिए ये क्या करते हैं कि अपने सेल के अंदर सॉल्यूट को ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, सेल के अंदर सॉल्यूट किस फॉर्म में, पोटेशियम की फॉर्म में, ठीक है, और सेल इतना अडेप्ट कर चुका है कि अगर पोटेशियम डिक्रीज किया गया तो जो सेल स्टेबिलिटी है वो लूज़ कर देगा,
क्योंकि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी सेल वॉल, उसके एंजाइम्स, ये सब अब एडप्ट हो चुके हो इतनी हायर पोटेशियम कंसनट्रेशन पे, ठीक है। तो कुल मिलाकर इकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर चुके हैं और सिर्फ इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक। तो जो हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एंड वाटर एक्टिविटी ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी हमारे सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें उन्हें ₹10 पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर बायोलॉजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।